अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दारुल एजुकेशन के इंट्रोडक्शन ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में आज हम बात करने जा रहे हैं वो है डेटाबेस मॉडल्स की। There are different kinds of models. Database model define how the logical structure of database is modeled. Data models are fundamental entities to introduce abstraction to database management system. Data model define how data is connected to each other and how they are processed and stored inside the system. ये बहुत ज़रूरी है, आपको बताना होगा कि जो डाटा आप रखने जा रहे हैं उसको किस तरीके से आप मैनेज करेंगे, किस तरीके से उनको स्टोर करेंगे, किस तरीके से वो प्रोसेस करेंगे। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। The very first data model could be flat data models where all the data used are to be kept in same plane. Earlier data model were not so scientific. जो पहले वाले databases थे वो scientific नहीं थे. Hence they were prone to introduce lots of duplication and update anomalies. ये दो लफ्ज़ हैं यहाँ पे, एक है डुप्लीकेशन और एक है एनॉमली। हमें इनको समझना है। लेट्स सपोज आप किसी सरकारी दफ्तर में जाते हैं, वो आपको एक चलान देते हैं या रसीद देते हैं। लेट्स सपोज आपका चलान हो, आप देखते हैं कि वो एक कागज़ के ऊपर उसको आपको चलान करता है, आपका नाम लिखता है। लेट्स सपोज उसने मेरा नाम लिख दिया जी सैफुल्ला, उसके स्पेल किए जी SAIF और इकट्ठा मिला के ULLAH लिख दिया। आप वो रसीद लेके बैंक में जाते हैं, बैंक वाले वंस अगेन उसको अपने खातों में लिखते हैं। यहाँ वो डिफरेंस डाल देते हैं, यानी सैफ को अलग कर देते हैं, अल्लाह को अलग कर देते हैं, या नंबर कहीं आगे पीछे लिख देते हैं। ये रसीद बुक फिर वापस जाती है उनके पास, उन्होंने अपना रिकॉर्ड रखा होता है, उसके अंदर भी इंदराज हो रहा होता है, इसमें एक नया नाम लिख देते हैं। अगर ये मामला अदालत में चले जाएं तो अदालत में हर स्टेप के ऊपर आपके लिए कुछ ना कुछ रिटर्न हो रहा है। इसको हम डुप्लीकेशन कहते हैं। एक सेंट्रलाइज डाटा ना होने की वजह से एक ही चीज को बार बार लिखा जाता है। और अनोमलीज कहते हैं गलतियों को, उसके अमाउंट में डिफरेंस आ सकता है, उसके लिखने में डिफरेंस आ सकता है, एड्रेस में डिफरेंस आ सकता है। सो देयर आर द लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स आते हैं। क्रिएट डेटाबेस और इसके लिए इस तरह से इंफॉर्मेशन। एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल सबसे पहला जो मॉडल आया जिसको हमने ER मॉडल कहा। एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल इज बेस्ड ऑन द नोटेशन ऑफ रियल वर्ल्ड एंटिटीज एंड रिलेशनशिप अमंग देम while formulating the real world scenario into the database model. The ER model creates entity set, relationship set, general attribute and constraint. ER model is best used for the conceptual design of a database. जब आप इंशाल्लाह प्रोजेक्ट भी बनाएंगे तो आपसे ये कहा जाएगा कि ER डायग्राम बनाएं, उस वक्त आपने ये चीज समझनी। अगर आपको ER डायग्राम की यहाँ समझ नहीं आई तो आपके लिए वो अजाब अजीम बन जाएगा कि हम इसका ER करें। हर वो चीज एंटिटी है जो आपके बीच में इन्वॉल्व हो रही है सिस्टम। कस्टमर एक एंटिटी है, प्रोडक्ट एक एंटिटी है, कैटेगरीज मतलब एंटिटीज हैं, आपका मैनेजर एंटिटी है, एडमिनिस्ट्रेटर एंटिटी है। हर वो चीज जो कि कोई खास काम परफॉर्म कर रही है वो एंटिटी। अगर हम इसकी डेफिनेशन में जाएं, व्हाट इज एंटिटी इन डेटाबेस, देखिए आप इसको सर्च करवाते हैं। In relation to a database, an entity is a single person, place or thing about which data can be stored. वो कोई थिंग भी हो सकती है, कोई पर्सन हो सकता है, जिस तरह मैंने आपसे बात कहा प्रोडक्ट इज अ थिंग, एडमिनिस्ट्रेटर इज अ पर्सन, बट बोथ आर एंटिटीज। हर वो चीज जो अपनी जगह एक इंपॉर्टेंस रखती है अपनी इंफॉर्मेशन के लिए डेटाबेस के अंदर, वो एंटिटी है।
सबसे पहले आपको क्लियरिफाई करना पड़ेगा कि आपके पास कौन कौन सी चीजें हैं जो कि एंटिटीज हैं ईआर के अंदर। In data modeling, the first step in the creation of a database, an entity is some unit of data that can be classified and state relationship to the others. अब पहले अगर एंटिटी की आप बात कर लें कि मैं एक ई कॉमर्स की वेबसाइट बना रहा हूं या मैं कस्टमर ओरिएंटेड कोई सॉफ्टवेयर बना रहा हूं, इसमें मेरी एंटिटीज कौन कौन सी हैं। एंटिटीज में सबसे पहले आपको देखना होगा, लेट्स सपोज कस्टमर एक आपकी एंटिटी है, सेल्स मैनेजर एक एंटिटी है, आपका जो एडमिन है वो एक एंटिटी है, आपके लिए आप कस्टमर जब आप प्रोडक्ट्स एक एंटिटी है। अब रिलेशनशिप से क्या मुराद है? रिलेशनशिप से ये मुराद है क्या एक कस्टमर एक वक्त में कई चीजें परचेज कर सकता है? क्या एक कस्टमर एक वक्त में मोर देन वन प्रोडक्ट्स खरीद सकता है? तो ये वन टू मैनी हो गया। क्या काफी सारे लोग मतलब मोर देन वन पीपल बहुत सारी चीजें खरीद सकते हैं? मैनी टू मैनी रिलेशनशिप हो गया। अगर एक शख्स को अलाउ किया जाए कि नहीं आप एक वक्त में सिर्फ एक ही चीज खरीद सकते हैं, तो ये रिलेशनशिप कहलाता है वन टू वन। अब शादी का जो निजाम है वो वन टू मैनी है या मैनी टू वन है? मर्द के लिए वन टू मैनी है, खातून के लिए मैनी टू वन नहीं है, बल्कि वन टू वन है। खातून की साइड से वन टू वन है, लेकिन मेल साइड से वन टू मैनी हो सकता है। एक आदमी की 4 शादियां हो सकती हैं। ये चीज समझनी है। हाँ, अब पेरेंट और चिल्ड्रन रिलेशनशिप ये वन टू मैनी होगा या मैनी टू वन होगा? वन टू मैनी होगा, यानी एक आदमी के काफी सारे बच्चे हो सकते हैं। क्या चाइल्ड पेरेंट रिलेशनशिप मैनी टू वन हो सकता है? वही उल्टी बात कर रहा हूं, पेरेंट चाइल्ड वन टू मैनी कह रहा था और चाइल्ड पेरेंट मैनी टू वन है, तो बिल्कुल काफी सारे बच्चों के एक बाप हो सकता है। क्या बहुत सारे बच्चों के मोर देन वन पेरेंट हो सकते हैं, मैनी टू मैनी हो सकते हैं? क्यों, माँ बाप कहाँ गए? माँ एक अलग एंटिटी है, बाप एक अलग एंटिटी है। बहुत सारे बच्चों के पेरेंट्स हो सकते हैं, यानी उसमें अगर बाप और माँ अलग अलग शख्सियत है तो डिफरेंट रिलेशनशिप। आपकी तसव्वुराती चीज है कि आपने जो डेटाबेस बनाने जा रहे हैं उसमें आप किस तरीके से इंडल्व होंगे, ये रिलेशनशिप आपने सोचना है। बात को समझ रहे हैं? अब अगर फॉर एग्जांपल आपने ये कहा कि नहीं एक वक्त में एक ही शख्स, ये रिलेशनशिप है। अगर आपने कहा जी वन टू वन है, वन टू वन रिलेशनशिप है, इसका मतलब है कि एक आदमी जाता है, वो कहता है कि मैंने आइसक्रीम खरीदी है, अब उसको दूसरी अलाउड नहीं। वन टू मैनी, वन टू वन, मैनी टू वन, ये 3 ही रिलेशनशिप हो सकते हैं। तो सबसे पहले आपने एंटिटी बतानी। एंटिटी जब आप बताते हैं तो उसके कुछ एट्रीब्यूट्स भी होते हैं। एट्रीब्यूट्स कहते हैं खसूसियात, जो मैंने आपसे शुरू में लास्ट लेक्चर में बात की कि जब डाटा की आप बात करते हैं तो डाटा इज अ सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन, सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन। अब उस इंफॉर्मेशन को आपने किस जगह पे यूज करना है। लेट्स सपोज अगर आप किसी मेडिकल ये चुगताई लैब का बना रहे हैं तो उसमें वो आपसे क्या इंफॉर्मेशन गेट करेगा? आप एक कस्टमर हैं, एक एंटिटी में, आपकी क्या खसूसियात उसको चाहिए हैं? आपका नाम, उसको बाप का नाम की क्या जरूरत है? वहां पे आप अपना टेस्ट करवाने जा रहे हैं, बाप के नाम की जरूरत है? तुमने कभी टेस्ट करवाया, तुम्हारे से वालिद का नाम पूछा उसने? जितना ज्यादा आप इंफॉर्मेशन यूजर से कलेक्ट करेंगे उतना आपके लिए प्रॉब्लम होगा। ना सिर्फ डाटा स्टोर कराने में, इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है। आप तसव्वुर करें कि एक प्रोडक्ट है, आप चीनी लेने जाते हैं बिलफर्ज, तो चीनी में आप चीनी एक प्रोडक्ट है, उसमें आपको क्या इंपॉर्टेंट चीजें उसकी रिक्वायर्ड है? उसकी क्वांटिटी रिक्वायर्ड होगी, उसकी प्राइस रिक्वायर्ड होगी, जैसा ही है ना।
अब क्या आप इसको ये देखना पसंद करेंगे कि ये पाकिस्तान की चीनी है या चाइना की चीनी है या इंडिया की चीनी है? इससे आपको कोई फर्क पड़ता है? इससे फर्क पड़ता है कि ये कमालिया की शुगर मिल में बनी है या सरगोदे की शुगर मिल में बनी है? इससे कोई फर्क पड़ता है आपको? तो क्या इस तरह की इंफॉर्मेशन वहां पे ऐड करना इंपॉर्टेंट होगा? नो, ये नहीं होगा। सिमिलरली अगर आप अपनी चौथाई लैब में जा रहे हैं, आपसे आपका जो इंफॉर्मेशन पूछनी जरूरी है उसमें इंपॉर्टेंट 3 चीज कौन सी है? आपका नेम, दूसरी इंफॉर्मेशन आपकी एज, तीसरा वेट, हाइट, ब्लड ग्रुप, और बाकी उसने क्या रिट्राइव करना है? उसने टेस्ट आपको देने, आपका ब्लड ग्रुप, वाइट सेल्स, इस पर शुगर है कि नहीं है, जो भी आप टेस्ट करवाने जा रहे हैं उसके पास एक लिस्ट है टेस्ट की, वो प्रोडक्ट्स हैं उसके। तो जब आपने कोई चीज बनानी है डेटाबेस बनाते हुए, तो कि सारा आपके प्रोजेक्ट का दारोमदार इसी चीज के ऊपर, आप एक स्टूडेंट का डेटाबेस बना रहे हैं, यानी कॉलेज का एक डेटाबेस बना रहे हैं। आप स्टूडेंट से क्या इंफॉर्मेशन लेंगे? ऊंचा थोड़ा सा। नाम, फादर का नाम, उसकी मदर का नाम लेंगे? आपसे पूछा गया आपकी मदर का नाम? ठीक है। आपसे पूछा गया कि आपकी जात पात क्या है? आपसे पूछा गया कि आप मेल हैं फीमेल हैं? आपसे पूछा गया कि आपका कद कितना है? ब्लड ग्रुप पूछा गया है? ब्लड ग्रुप पूछा जाता है, ब्लड ग्रुप पूछा जाता है। अब इसके पीछे एक रीजन है, ये एट्रीब्यूट्स हैं। ब्लड ग्रुप क्यों पूछा गया? इसलिए कि अगर खुदा न खास्ता आपको कोई एक्सीडेंट हो जाए, इमरजेंसी हो जाए, तो उनके पास आपको ब्लड देते हुए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि इसका ब्लड ग्रुप क्या, वेस्ट ना होता है। इसलिए अमूमन बाद जगहों के ऊपर जो आपका बना होता है आईडी कार्ड, उसके ऊपर भी लिखा होता है एनआईसी नंबर। ये एट्रीब्यूट्स हैं। एट्रीब्यूट्स के बाद उनका रिलेशनशिप है। ये जो आपके बीच में आप देख रहे हैं कि ये 2 एंटिटीज हैं, इनके दरमियान किस तरह से रिलेशनशिप आप जोड़ेंगे, दैट वाज एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। द कंसेप्ट्स आर डिफाइंड। An entity in an ER model is a real world entity having properties called attributes. एक बात और याद रखनी, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल के अंदर जो एंटिटी होती है वो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करनी चाहिए। आपके ख्वाब, आपके ख्याल, आपकी तमन्नाएं, ख्वाहिशें, जो चीजें एग्जिस्ट नहीं करती, उनका वजूद नहीं है, उनको कत्तन भी एंटिटी नहीं बनाया जा सकता। हर एंटिटी जो कि फिजिकल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है कुछ ना कुछ खसूसियात रखती है। आप अगर स्वीट की बात करें, मिठाई की दुकान की, आप एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, तो उसमें मिठाइयां आएंगी तो मिठाई के मुख्तलिफ इंग्रेडिएंट्स होंगे। क्या आपको अगर एक गुलाब जामुन है तो उसमें आपको ये बताने की जरूरत है कि इसमें दूध कितना डला है, इसमें चीनी कितनी डली है, इसमें? ये एट्रीब्यूट्स फॉर द सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट इज नॉट नेसेसरी। हाँ, मैन्युफैक्चरिंग करते हुए उसकी जरूरत है। तो एंटिटी के साथ साथ उसके एट्रीब्यूट आपने बनाते हुए इस चीज का बहुत ख्याल रखना। एवरी एट्रीब्यूट इज डिफाइंड बाय इट्स वैल्यू कॉल्ड डोमेन। डोमेन क्या चीज होती है? इन अ स्कूल डेटाबेस अ स्टूडेंट इज कंसिडर्ड एज एंटिटी। जिस तरह मैं आपसे मुख्तलिफ डेटाबेस के हवाले से बात कर रहा हूं कि इसमें एंटिटी है। जैसे आप डार एजुकेशन पे जाते हैं तो उसमें टीचर्स भी हैं, उसमें स्टूडेंट्स भी हैं, उसमें एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं, कोर्सेज भी हैं, ठीक है, ये सब एंटिटीज हैं। अब उस कोर्स के आगे फिर मुख्तलिफ टॉपिक्स हैं। अब कोर्स में क्या क्या आ सकता है? मुख्तलिफ किस्म के उसके एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, उसका नाम आ सकता है, उसके कंटेंट आ सकते हैं, अगर आप कोई क्विज दे रहे हैं नंबर्स आ सकते हैं, मार्क्स आ सकते हैं।
various attributes like name, age, class, marks, प्रोडक्ट के वाले से प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट साइज, प्रोडक्ट कलर, प्रोडक्ट कंपनी, प्रोडक्ट प्राइस, प्रोडक्ट क्वांटिटी, ऑल आर द एट्रीब्यूट्स एक प्रोडक्ट के। कैटेगरी के क्या हो सकते हैं? कलर के क्या हो सकते हैं? कलर आईडी, कलर नेम, कलर डिस्क्रिप्शन। कैटेगरी के क्या हो सकते हैं? कैटेगरी आईडी, कैटेगरी नेम, कैटेगरी डिस्क्रिप्शन। स्टूडेंट का बना रहे हैं, स्टूडेंट का रोल नंबर, नेम, एज, एड्रेस, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस, सच काइंड ऑफ एट्रीब्यूट्स। डेटाबेस बनाते हुए आपको ये चीज सोचनी होती है। और इसका सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? आप जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन का डेटाबेस बनाने जाते हैं तो आपको चाहिए कि उनके जो भी रिटन फॉर्म्स बने हुए हैं आप उनको गेट करें, ताकि आपको ये मालूम हो जाए कि उनको कौन कौन सी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है। जो इंफॉर्मेशन उनको रिक्वायर्ड है उसमें से सबसे पहले एंटिटीज को ढूंढें और इस एंटिटीज के बाद आप उनके एट्रीब्यूट्स को देखें ताकि उनको आप ग्रुप वाइज कर सकें। और फिर आपने एक रिलेशनशिप जोड़ लें। अब वो रिलेशनशिप क्या है? द लॉजिकल एसोसिएशन। एक चीज होती है फिजिकल और एक होती है लॉजिकल। जो एंटिटी है वो आपकी फिजिकल रिलेशनशिप है। जैसे आप सब अपने पेरेंट्स की चाइल्ड हैं, तो ये एक हकीकत है जिसको तोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन आपका उनसे रिलेशनशिप क्या है? आप किसी के भाई हैं, किसी के बेटे हैं, किसी की बहन है, बेटी है, माँ है, बाप है। ये सारे जो रिश्ते हम बनाते हैं ये लॉजिकल होते हैं। लॉजिकल से मुराद क्या है? जैसे इस वक्त मैं आपका टीचर हूं और आप मेरे स्टूडेंट्स हैं, तो ये लॉजिकल रिलेशनशिप है जो एक खास बेस कर रहा है। आप कस्टमर हैं और आप जाके प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो आपके दरमियान जो रिलेशनशिप बिल्ड होगा वो लॉजिकल होगा। लॉजिकल रिलेशनशिप बिल्ड करते हुए एसोसिएशन अमंग एंटिटीज कॉल्ड रिलेशनशिप। Relationships are mapped with entities various ways. Mapping credential define the number of association between two entities. वही जो मैं आपसे बात कर रहा था, one to one, one to many, many to one, many to many. सबसे ज्यादा पॉपुलर जो मॉडल है वो है रिलेशनल मॉडल। The most popular model in database management system is the relational model. It is more scientific a model than others. This model is based on first order predicate logic and define a table as a n array relationship. n array आपने पहले जावा में पढ़ा, array बनाना। अब उसी चीज को हमने एक साइंटिफिक मेथड के जरिए इसको कैलकुलेट किया। अब इसको समझ लें, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। एक तो ये है कि जब आप टेबल बनाते हैं तो टेबल के अंदर ये जो आपको नजर आ रहे हैं येलो कलर में, इनको हम कहते हैं एट्रीब्यूट। जैसे एसआईडी, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट एज, स्टूडेंट सेक्शन, स्टूडेंट क्लास, ये सारे क्या हैं? एट्रीब्यूट्स। एक एट्रीब्यूट का जो आपका वर्टिकल अलाइनमेंट से आपका आता है उसको हम कहते हैं कॉलम। उसमें एक वक्त में मतलब उसी के हवाले से इंफॉर्मेशन होगी। ये नहीं हो सकता कि मल्टीपल वैल्यूज आ जाए, ये नहीं हो सकता। एज के अंदर हमेशा नंबर्स ही आएंगे और जो नंबर यहां पे होंगे दे आर रिप्रेजेंटिंग द एज ऑफ द स्टूडेंट, दे आर नॉट रिप्रेजेंटिंग द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट। इस खाने के नीचे जो चीज भी इंफॉर्मेशन लिखी जाएगी वो एज ऑफ द स्टूडेंट्स होगी। हॉरिजेंटल वाइज जब आप एक चीज को पढ़ेंगे पूरा तो उसको कहते हैं टपल। और इसको ओवरऑल क्या कहते हैं? इट्स अ टेबल। Data is stored in table is called relations.
जब आप डेटाबेस के अंदर, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर डाटे को टेबल के अंदर रखते हैं तो इसको क्या कहते हैं? रिलेशन। रिलेशंस कैन बी नॉर्मलाइज्ड। इसके ऊपर हम बहस करेंगे कि नॉर्मलाइज से क्या मुराद। फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन, सेकंड नॉर्मलाइजेशन, थर्ड नॉर्मलाइजेशन, ये आपके कोर्स का हिस्सा है। उस वक्त आपको नॉर्मलाइजेशन के बारे में बताया जाएगा। In normalized relations, values saved are atomic values. Each row in a relation contains a unique value. Each column in a relation contains value from a same domain. वही जो मैंने कहा था कि एक कॉलम है तो उसमें सेम डोमेन से आएंगे। डोमेन क्या है? जैसे एज है, ये आपकी डोमेन है, ये सेम वैल्यूज आएंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।